प्यारे साथियों, आज दिन में हमने सोचा कि दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता और प्रक्रिया विधि, जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में आप उससे सीधी टक्कर लिए हैं। जिन लड़कों का पेपर दंड प्रक्रिया संहिता वाला पोर्शन, जिसमें पुलिस रेगुलेशन था, उसको बेटर किया है, वो ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। बशर्ते पेपर कोई हो तो इम्पोर्टेंस रखता ही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एविडेंस वाले पेपर में कॉमन नंबर मिलने या प्राप्त होने की गुंजाइश है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता के पेपर की बारीकियों को हल करके प्रोसीजरल लॉ को कवर किया है, वो सराहनीय है। आपके इस प्रश्न पत्र में जो प्रारंभिक परीक्षा की होने जा रही है, शाम की मीटिंग विधि का प्रश्न पत्र होगा। सुबह आप जीएस से टक्कर लेंगे और शाम को आपकी भिड़ंत विधि के प्रश्न पत्र से होगी। उसमें जो सवाल मौलिक विधि से है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर से जो सवाल आएगा, जूरिस से जो सवाल आएगा, उससे बेहतर मार्जिन, जहां एक भी त्रुटि आपको मेरिट से डीमेरिट में ले जाएगी, वो है प्रक्रिया विधि और भारतीय दंड संहिता। कोई भी प्रश्न पत्र लाका अगर आपको अपना नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 450 में 300 के एबव रखना है, तो आपको आज की क्लास बहुत मदद कर सकती है। और अगर आप मीडियम दर्जे के स्टूडेंट हैं, 250 के लिए ही लड़ भिड़ रहे हैं, जीएस में औसत से कम नंबर आने की उम्मीद रखते हैं, जीएस करंट अफेयर्स वगैरह आपको देखा नहीं जा सका है, आपने देखा नहीं है या मौका नहीं मिला है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी अगर ये प्रश्न आप सही कर सकें तो आपको पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। तो आज हम कुछ उसी मुद्दे पर, प्रक्रिया विधि वाले हिस्से पर, खास करके दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि और भारतीय दंड संहिता, तीनों को मिक्स करके दंड विधि का जो पेपर है वो मौलिक विधि का पेपर है, फिर भी इसको मर्ज करके ही पढ़ाऊँगा, या कोशिश करूँगा कि जो भी आपसे मेरी बात जितनी देर हो, वो ये कोशिश रहेगी कि इसका सार, अगर इस कैलकुलेशन को आपने सेट करके पढ़ाई की, बचे हुए 2-3 दिन में, जो कि रिवाइजेशन के कैटेगरी में होगा, तेज़ी से जो दोहराव चल रहा है उसमें आप इस पर भी ध्यान देंगे, और ये ध्यान आपको निश्चित तौर पर सफलता में गुणात्मक वृद्धि करने में सहयोगी होगा। आप ध्यान दें, आज के सवाल पे हम कुछ सवाल ऐसे टॉपिक से लाए हैं जहां से आप चीज़ों को समझेंगे। जैसे सेक्शन 94 सीआरपीसी, तलाशी वारंट, सेक्शन 155, किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को 155 के अधीन जो ऑर्डर होता है, 176 मृत्यु समीक्षा करना, 187 स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर ऑफेंस किया है, पकड़ने के लिए 187 की आदेशिका, 190 के उपधारा 1 के खंड का और खा के अधीन मामले का संज्ञान लिया जाना, 192 के पार्ट 2 के हवाले करना, 306 के अधीन क्षमादान करना, 410 के अधीन मामले को वापस मांगना और स्वयं उस पर ट्रायल करना। 410 की प्रक्रिया पढ़ के जाएं, निश्चित तौर पर यहां से प्री में आपके सवाल होंगे। ये सारे सेक्शन, और लास्ट में 458 और 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय, इसके अंदर की प्रोसीडिंग जजमेंट को प्रभावित नहीं करती। मतलब इसके अंदर की प्रोसीडिंग में थोड़ी बहुत गलतियां या इसका मिस्टेक जजमेंट को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन इसके अपोजिट अब जो बोलने जा रहा हूं वो 461 के अकॉर्डिंग, जो बातें भी हमने बोली वो 460 के अकॉर्डिंग अनियमितता और अनियमितता के संदर्भ में है। 461 के अकॉर्डिंग संपत्ति की धारा 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय, किसी डाक या तार, यहां से जो सेक्शन वेस्ट करता है, यहां से प्री में सवाल 100% आएगा। आप ध्यान दीजिए, डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना, इसकी त्रुटि, यानी जिसको जारी करना चाहिए वो नहीं जारी किया, अनएथराइज्ड पर्सन ने जारी किया, या प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि आई, वारंट की प्रक्रिया में, वारंट के फॉर्मेटिंग में कोई त्रुटि आई, तो भी जजमेंट प्रभावित होगा। आप ध्यान दें, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग, आप जानते हैं दोष सिद्धि और परिशांति कायम करने के लिए 106, 107, 108, 109, 1010, 110,
इन चारों में से एक पे सवाल अवश्य होगा। ये यहीं से इसका कलेक्स जुड़ा हुआ है। तो जो मुख्य परीक्षा आपको देनी है इस बार, और जो मुख्य परीक्षा इसके पहले आपने 2018 में दी है, उसको भी ध्यान में रख के अगर चीज़ों को देख रहे हैं प्री लेवल पर, तो आप सीधे महाभीड़ से निकल करके सीधे ट्रैक पे आएंगे। आपको समय बिल्कुल नहीं है, इतना तेजी से करना है कि 484 का हर पॉइंट का क्रक्स खोपड़ी में हो, 167 का टोटल क्रक्स दिमाग में हो। यही एक शर्त है, यही एक कंडीशन है कि आप 300 के ऊपर मार्क्स बनाएंगे 450 में, और ये बनाना ही चाहिए अगर आपको इस बार जज बनना है जूनियर डिवीजन में। जितना लो मार्क्स प्री में, थोड़ी दिन पहले आप हमको याद दिला के कह सकते हैं कि सर आपने बताया था कि ज्यादा नंबर उनके आते हैं जो रट्टू तोता होते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपके भी आ सकते हैं। प्रकृति आपके पढ़ने की कैसी है, किस तरीके से आप अध्ययन करते हैं। घटना चक्र का सॉल्व पेपर मात्र वहां तक नहीं पहुंचा सकता किसी कीमत पर। सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीटेड नहीं होते। और आप ये भी कभी महसूस करें, इतनी मोटी घटना चक्र में आप कितना जाया होते हैं रिपीटेड के चक्कर में। उस 30% क्वेश्चन पर कमांडिंग पोजीशन बेरेक्ट पे ना होने की वजह से बार बार घटना चक्र आप पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंसी आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां सफलता है। आगे ध्यान दें, सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना। सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना, मैंने जो सेक्शन बताए उसी पर बेस्ड ये सारी चीजें हैं। सदाचारी बनने रहने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना, परिशांति कायम रखने के लिए बंध को कैंसिल करना। यानी परिशांति कायम करने के लिए त्रिवर्षीय अगर उसने बांड भरवाया और उसके बाद भी परिशांति भंग हुई तो बांड कैंसिल होगा। 122-23 देखिए ध्यान से। तो वहां मेंटेनेंस का आदेश देना, 125 और 127 दोनों। स्थायी न्यूसेंस के बारे में 133 का आदेश, सशर्त लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और उसको चालू रखने के लिए 143 के अधीन प्रतिषेध करना। फिर से सुनिए, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति कंटिन्यूअस जारी है, उपताप, इसका आईपीसी से कनेक्शन, और 143 के लिए प्रतिषेधित करने वाला आर्डर, ये भी अगर इसमें त्रुटि है तो अनियमित कार्यवाही अनियमित मानी जाएगी। हम आपका फोकस यहां नहीं कर रहे हैं कि आप 460-61 पढ़ें, नहीं। इसी के माध्यम से जहां जहां ये प्रक्रियात्मक कृत्य, द ट्रायल ऑफ ऑफेंस, चाहे वो सेशन हो, चाहे समन हो, चाहे समरी ट्रायल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इसमें एलिमेंट हैं, जो सेक्शन पार्ट हैं, वहां से सीधे, अब सोचिए आप, ये पूरे लगभग 484 सेक्शन के बारे में बीच बीच से चुग्गा उठा उठा करके डाला हुआ है यहां। यानी अगर 460-61 आप कायदे से देखते हैं तो आपके पीछे की सीआरपीसी ऑटोमेटिक रिवाइज होगी। कुछ तो ऐसे नए नवेले तैयारी करने वाले होते हैं जो चार्ज सीट तक आते आते थक जाते हैं, सीआरपीसी उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो जुडिशरी की कुर्सी है ही नहीं है। तो हम बात इसी पॉइंट पे कर रहे हैं कि ये पढ़ने के चक्कर में ये मत समझिएगा कि अनियमितता और नियमितता बता रहे, नहीं। इसी पॉइंट पर जहां जहां यह सेक्शन अनियमित या नियमित बनाता है उसको कायदे से पढ़ेंगे, उसको समझें कि उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है किसके कारण यह कार्यवाही अनियमित समझी जाती है। विधि बनाने वाले इस मकसद से विधि नहीं बनाते कि आप रटिए। विधि की बनाने का मकसद, उसके पीछे मोटो है, वो क्यों अनियमित है, वो क्यों नहीं अनियमित है। अगर ये समझते हैं तो आपका रास्ता काफी आसान हो जाएगा। ऐसा संभव है कि 460-61 की सूची बिल्कुल न याद हो, पता न हो, और वो व्यक्ति बिल्कुल तर्क के सहारे करेक्ट पॉइंट पर आ जाएगा कि ये सेक्शन अनियमितता में आएगा अथवा नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस पे हम आपसे इंटरेक्ट हैं, ये 2018 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 2018 पीसीएसजे मुख्य परीक्षा का सवाल है ये, प्रक्रिया विधि का। 311 सवाल था, व्यक्ति को नमूने के हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के आदेश की मजिस्ट्रेट की शक्ति। किसमें नमूना 311, सोचिए। 309 खूब चर्चित है, 313 खूब चर्चित है, इसने 311 का के
इस सवाल पूछा, 311 भी नहीं पूछा। इसमें क्या है, 311 का पढ़ दे रहा हूं। यदि कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि इस संहिता के अंतर्गत या किसी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई के उद्देश्य हेतु अभियुक्त व्यक्ति सहित या किसी अन्य व्यक्ति को नमूने के हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए समीचीन है, तो वह इस प्रभाव का आदेश दे सकता है और इस मामले में यह आदेश जिस व्यक्ति से संबंधित है उसे पेश किया जाएगा या वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उपस्थित रहकर अपने नमूने का हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा। हम आपसे ये थोड़े कह रहे हैं कि आप डिफिनीशन क्लाज में 2 का डिफिनीशन रटिए, किसमें वारंट है, किसमें विहित है, किसमें उत्पीड़न है। ये जी पहली बार फ्री में बैठने जा रहा है वो रटे, और जिसको निश्चित सिलेक्शन लेना हो यहां काम करे। ये अंतर होता है काबुली घोड़े में और टट्टू में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या दोष मुक्ति के विरुद्ध, हमारी बातों को गौर से सुनना, यहां से ये मैं सवाल प्रवचन बांचने के लिए नहीं, यहां से प्री में सवाल होंगे, समझिए। क्या दोष मुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में, फिर से सुनिए, क्या दोष मुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है? फिर से दोहरा रहा हूं प्रश्न, क्या दोष मुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है और अपील के निस्तारण तक जेल में रखने का निर्देश दिया जा सकता है? एक्सप्लेन करिए। अगर यह कंटेंट मेरे बोलते ही आपके दिमाग में घूम गया, पक्की पहचान बता रहा हूं, आपकी सीआरपीसी 1 स्तर की तैयारी में है। और अगर कुछ हवा नहीं लगी तो यह भी जान जाइए, प्री निकाल लीजिए, मिला तो है, 3 महीना लगभग मिल रहा है मेंस में, 25 पेपर आपको पढ़ने हैं, 90 दिन का समय दे रहा है कमीशन। 25 पेपर को 90 दिन में डिवाइड कीजिए, एक पेपर पर 4 दिन। क्या इतना शेड्यूल, इतना अनुशासित हैं आप? 2500 पेपर के प्रति समर्पित हैं? अभी प्रारंभिक परीक्षा की होड़ है, उनके लिए चुनौती नहीं है जो निश्चित मेंस लिखेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, चाहे जैसा कमीशन पेपर बना ले, कैसा भी बना ले, उनको 300 के नीचे नहीं रोक सकता। यह फोकस उन्हीं पर है। आज की जो क्लास में दिन में दे रहा हूं, इसका फोकस उसी पर है, लेकिन इसका फायदा उनको भी मिल जाता है। बारात में दूल्हा की विदाई हो रही हो तो औरतें लड्डू, बतासे, मिठाइयां, पैसे लुटाती हैं, उसमें लॉटरी लग जाती है छोटे छोटे बच्चों की। वो बतासे और लड्डू खाते हैं और पैसे अपनी जेब में डाल के खूब इठलाते हैं। तो ये मौका उनका भी है जो नई तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें। लेकिन मेरी क्लास का आज का ये वीडियो जितने मिनट का जा रहा है, ये टोटली फोकस है सुपर क्लास के स्टूडेंट के लिए। अपने लेवल चेक करिए, प्रक्रिया विधि में आप किस पोजीशन पे हैं। एक चीज और कान खोल कर ठूस लीजिए दिमाग में, अगर जुडिशरी में आना है या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है तो प्रक्रिया का मास्टर नहीं, सुपर मास्टर होना चाहिए आपको। प्रक्रिया विधि का सुपर मास्टर होना चाहिए, खास करके सिविल प्रक्रिया संहिता का, जो कि आपके एपीओ वाले प्रश्न पत्र में नहीं होता। जब सीपीसी पढ़ रहे हो तब आपके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए और फैमिली लॉ, हिंदू मुस्लिम और टीपीए एक साथ रन करें। उस पॉइंट को, जैसे ये सवाल मैंने भी जो पूछा, इसका उत्तर देने के लिए आपने 390 और 378 को कनेक्ट करके लिखा। दंड प्रक्रिया संहिता 390 के अनुसार कहती है, 390 की धारा 378 के अधीन अपील अगर उपस्थित की जाती है तो उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बुलाया जाए। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट हाई कोर्ट अपने पास बुलाए, ऐसा भी हो सकता है कि जिस कोर्ट में मैटर वो ट्रायल में था वहां उसको कंसीडर करे कि आप जाइए। ये आदेश में हो सकता है, हम लोगों के आंख के सामने हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करता है, तो उस स्थिति में अभियुक्त को लाया जाए, अपील का निपटारा किया जाए। इन चीजों को 482 के अंतर्गत ये केस होता है अक्सर, उस पर ये सुनवाई होती है। एक जगह और आपको हम खींचेंगे तेजी से, दंड प्रक्रिया संहिता में यहां आ जाएं।
182, 183, 184, 185, 188, 189। एकदम ध्यान से इसको कवर करें। 181, 82, 83, 84, 85, 88, 89। इनमें से एक प्रॉब्लम आपके पास होगी। इनमें से 100% एक प्रॉब्लम सीआरपीसी से आपके पेपर में होगा, काट नहीं सकते। मैं थोड़ा इसकी रोचकता बढ़ाने के लिए प्रश्न पर आपका ध्यान खींचूंगा। प्रश्न जैसे था कि निम्नलिखित में से विचारण का स्थान कौन सा होगा? जूरिसडिक्शन। यह भी 2018 की मुख्य परीक्षा का सवाल है। जबकि रेलगाड़ी में कोलकाता तथा प्रयागराज के बीच यात्रा के दौरान अपराध कारित हुआ। अब मैं सेक्शन नहीं बोलूंगा, कसरत आप करेंगे, और अगर याद आता है तो हमारी ऑडियो और वीडियो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जबकि मेरठ और आगरा में स्थित दो व्यक्तियों के मध्य पत्रों के माध्यम से छल की प्रकृति का अपराध किया गया। ना सेक्शन नंबर बताऊंगा, ना इसका उत्तर बताऊंगा, खुद कसरत करिए। अगला सवाल, जबकि एक लड़का प्रयागराज से व्यपहरण के बाद, ध्यान रहे, व्यपहरण के बाद पहले मुंबई और फिर गुवाहाटी, पूछा जाता है पीसी में क्वेश्चन, कौन से प्रकृति का अपराध अनवरत चलने वाला अपराध है? एक ऑप्शन अपहरण भी रहेगा, बाकी समझ लीजिए। चौथा सवाल, का ने प्रयागराज में खा को दुष्प्रेरित किया कि वो मुंबई में गा की हत्या करे? खा ने मुंबई में गा की हत्या की। सवाल पूछ रहा है ट्रायल किस स्थान पर होगा? सेक्शन मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। तुरंत लगे हाथ, सीआरपीसी अगर नहीं ध्यान गया है तो लगे हाथ ये सेक्शन और उसके दृष्टांत तेजी से पढ़ जाएं। एक सवाल यहां से आपको मिलेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में सीपीसी पे आइए, कमीशन जारी करने के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। सेक्शन 80 सीपीसी कमीशन जारी करने के प्रावधान और वाद पत्र किन आधारों पर नामंजूर किया जा सकता है? सीपी का सेक्शन 75 और से 78 और आर्डर 26 को कनेक्ट करके जब कमीशन के बारे में पढ़ते हैं आप, तो वहां से क्वेश्चन के 7 ग्राउंड हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। किसी व्यक्ति की परीक्षा या किसी व्यक्ति से प्रश्न परीक्षा के लिए कमीशन, स्थानीय लोकल इंस्पेक्शन के लिए कमीशन, लेखाओं अकाउंट के जांच के लिए समायोजन के लिए कमीशन, विभाजन या बंटवारे के लिए कमीशन, किसी वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अनुसंधान के लिए कमीशन, किसी कार्यालय या लिपिकीय कार्य के अनुपालन के लिए कमीशन, और लास्ट किसी ऐसी संपत्ति के विक्रय करने के लिए जो शीघ्र क्षयशील है, प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगा, उसके लिए कमीशन। कस्टडी में न्यायालय की अभिरक्षा में नुकसान हो सकता है तो बाद निर्णय तक न्यायालय के कस्टडी में रखे जाने के लिए कमीशन। तो ये ग्राउंड यानी 75 से और उसमें आर्डर 26 को कनेक्ट करते हुए आर्डर 26 पूरा पढ़ जाइएगा। एक सवाल सीपीसी से पक्का आएगा, खास करके उसका जो आर्डर 26 का रूल 10A है, 10A 10B, आर्डर 26 का रूल 10A 10B, ध्यान से। वाद पत्र का न्यायालय द्वारा नामंजूर किया जाना उत्तर प्रदेश एचजेएस मुख्य परीक्षा में 2020 में पूछा गया। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, आर्डर 7 रूल 11, ये डायरेक्ट इतने पूछेंगे किसमें, तो ये आर्डर बता दीजिए। लेकिन अगर ग्राउंड बीच में से उठा करके 4 में से पूछे किसके आधार पर निरस्त नहीं हो सकता, तो आपके ये सारे ग्राउंड याद होने चाहिए। जैसे जहां वाद पत्र में काज ऑफ एक्शन प्रकट नहीं है, ये रिजेक्शन का आधार होगा। जहां की दावा के लिए किया गया अनुतोष अनडेर वैल्यू है,
अंडर वैल्यू है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के अंदर ऐसा करने में असफल रहता है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम में अगर बना के पूछा जाए तो जेन्युइन क्या लोग उम्मीद कर लेते हैं कि अगर अंडर वैल्यू प्लेंट दाखिल हुई है तो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। नो भाई, मौका देता है एक बार, आप इसमें रेफरेंस लेके आइए। तीसरा पॉइंट, जहां की दावा किया गया अनुतोष रिलीफ का मूल्यांकन ठीक है परंतु बाद पत्र पर अपर्याप्त मुद्रांकित पत्र इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड पेपर लगा हुआ है, यह भी एक रिजेक्शन का आधार होता है। वादी अपेक्षित मुद्रांकित पत्र नियमित समय के अंदर देने में, फिर देखिए वो लास्ट की लाइन, एक टाइम दिया जाएगा कि आप फिर से जोड़ के ले आइए और उसमें भी आप नहीं कवर कर तब रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा, जहां की वाद पत्र में किए गए कथन से यह मालूम पड़ता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित बार्ड ऑफ लॉ है, लिमिटेशन भी इसमें हो सकता है, परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए फॉर करेक्शन ऑफ वैल्यूएशन या मुद्रांकित पत्र के प्रदान सप्लाई के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान न हो जाए कि वादी किसी असाधारण प्रकृति के कारण न्यायालय द्वारा नियत समय के अंदर ऐसा करने में रोक दिया गया है और ऐसे समय का बढ़ाया जाना अस्वीकृत किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 5 पूरी व्यवस्था है वहां। यथोचित कारण कोर्ट में अवगत कराने पर विषम परिस्थितियों को समझने के बाद न्यायमूर्ति सेक्शन 5 का लाभ आपको दे सकती है, लेकिन वाजिब कारण होना चाहिए तब लिमिटेशन का लाभ पाएंगे, नहीं तो टाइम बार्ड तो बार्ड, खत्म खेल। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 9 भी देखेंगे और ध्यान से सेक्शन नंबर 19, यहां से सीपीसी से सवाल आएगा। सेक्शन नंबर 19, कान खोल के सुनिए। शरीर या संपत्ति के क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद, यहां से सवाल बनाते हैं दृष्टांत से। पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन से आप क्या समझते हैं, और एक क्वेश्चन आया था विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी निर्णय वाले क्वेश्चन के लिए आप जो डिफिनीशन क्लाज है उसका 6 आपसे केवल इतना पूछेंगे कि विदेशी निर्णय किस सेक्शन में डिफाइन है। 2-6 रट के जाइए। और उसके बाद विदेशी निर्णय के लागू किए जाने के लिए सेक्शन 13 में और सेक्शन 44A में एक कनेक्शन है, उसको देखना है। सेक्शन 13 में और सेक्शन 44A में एक कनेक्शन देख के जाना है। प्रतिनिधिवाद जरूर देख के जाएं, निश्चित 100% आने की संभावना। ऑर्डर 1 रूल 8, हम उसकी शर्तें बता दे रहे हैं, आपको रिकॉल हो जाएगा क्योंकि इस समय रिवीजन चल रहा है। ध्यान दें, पक्षकारों की संख्या कई होनी चाहिए, ये शर्तें पूरी होंगी तभी वो रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा, अन्यथा नहीं। और वो 4 पॉइंट जरूर देखिएगा उसमें। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट 1 रूल 8 ना पूछ, रूल 1 और 8 रूल ना पूछ करके डायरेक्ट आपसे पूछेंगे, ये एलिमेंट दे देंगे और पूछेंगे क्या ये प्रतिनिधिवाद के शर्तों को पूरा करता है या निम्नलिखित में से कौन नहीं पूरा करता। तो ये चारों शर्तें अगर आपके दिमाग में हैं तो 5वीं आप ढूंढ लेंगे या चारों में से गलती पकड़ लेंगे। ध्यान से सुनिए, पक्षकारों की संख्या कई होनी चाहिए। दूसरा, वाद में उन पक्षकारों को एक सामान्य हित हो, जनरल इंटरेस्ट। और तीसरा, प्रतिनिधिवाद संस्थित करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा अवश्य लेनी जानी। यही तीसरे वाले में ही क्वेश्चन फंसाते हैं आपको लगता है इसमें क्या अनुमति लेने की क्या जरूरत है, अगर आपने ताजा नहीं किया, पढ़ा नहीं है या प्रैक्टिशनर्स नहीं है। और आखिर चौथा, सभी पक्षकारों को सूचना दे दी गई हो जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो, यह भी कंपलसरी है। जिनको जोड़ना है एक साथ, अक्सर ऐसे होता है आपका, अगर मान लीजिए मार्कशीट में गड़बड़ी है, सॉरी एग्जाम हो गया, प्री के नंबर में पता चला कमीशन ने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया है, कुछ लोग बाहर हो गए प्री में। अब वो बच्चे एक सूट फाइल किया, एक ने, 2 ने फाइल किया, 2 अलग अलग कोर्ट में सिंगल बेंच पे फाइल किया। बाद में जब वो मामला प्रोसीड हुआ, पता चला इसी मैटर को वहां भी यहां भी सुना, एक कनेक्शन हो जाता है केस का, सारी फाइल एक। बाद में जब लड़कों को पता चलता है यार इस मुद्दे पे तो फला फला ने केस किया है, तो वो सारे जो पार्टी होते हैं वो सोचते हैं कि हम इन्हीं के साथ इसी केस में हम भी जुड़ जाएं। तो सारे लोगों के साथ एक सूट फाइल करने के लिए यह सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसमें इंफॉर्मेशन भी सबको होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बगैर बताए उनका नाम जोड़ लिया।
ठीक है, न्यूमरस आधिकारिक पक्ष पार्टी, सेम इंटरेस्ट, परमिशन ऑफ कोर्ट, नोटिस ऑफ द ऑल पर्सन, ये ग्राउंड है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। बाकी तो आप लोग तूरम खां है ही। एविडेंस में मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि एविडेंस से गलती आप करेंगे ही नहीं। 167 तो चार्ट डाला होगा पूरा। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा गया, फिर पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं 78 के बोला हूं, सॉरी 2015 के बोला हूं। अभिवाक सौदेबाजी में से आप क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया का वर्णन में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है कि ये इसका अपवाद, अभिवाक सौदेबाजी का अपवाद आप देखें, वहां से वो सवाल बनाते हैं। अंतर अभिवचनीय सूट, इंटरप्लीडर सूट, आर्डर 35, रूल 2, रूल 4 और सेक्शन 88। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंजेक्शन पर अस्थायी व्यादेश, इसके लिए आप निश्चित तौर पर इसको प्रतिषेधात्मक प्रकृति के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं, प्रतिषेधात्मक व्यादेश और आज्ञापक व्यादेश। आर्डर 39 का 1 से 5 और फिर 5 के बाद दोनों पार्ट देख के जाएं। ये क्वेश्चन देखिए, 2016 यूपी जुडिशरी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया सीपीसी का सवाल, ध्यान देना। सह प्रतिवादी गण के मध्य प्रांग न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यानी सीधा सीधा वो तो आप पढ़ते ही है सेक्शन 11 के स्पष्टीकरण में कि क्या सह प्रतिवादियों के बीच में प्रांग न्याय, उसी पर ठीक सवाल मुख्य परीक्षा में आया है। प्रांग न्याय विचाराधीन मामले एवं विबंधन से किस प्रकार भिन्न है? यहां से प्री में सवाल नहीं आएगा, लेकिन यहां से प्री में सवाल आएगा कि सह प्रतिवादी गण के मध्य प्रांग न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इससे फोकस कौन सा स्पष्टीकरण है? सेक्शन 11 का। तो आप उसको एकदम कंठस्थ करके जाएंगे। संक्षिप्त विचारण में दंड का विधान, कितने मैक्सिमम सजा हो सकती है ये देख लें। सेक्शन 77 और 78 दोनों सीआरपीसी, सेक्शन 77 और 78 दोनों वारंट निर्गत करने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार के परे वारंट के निष्पादन के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? 173(7)(8), 173(7)(8) और 173(2), सारी उपधाराएं नहीं। डिक्री के निष्पादन में संपत्ति के कुर्की से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यूपी जुडिशरी 2015 की मुख्य परीक्षा का सवाल है, फिर से सुनिए। डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की, आप आएंगे सीपीसी का सेक्शन 60 तो पता ही पता है, उसके लिए आप खास करके सेक्शन 61 पे आए। कृषि उपज को अंशतः छूट दी गई है, और जो पेंशन जो कुर्की में, जैसे यहां से ध्यान से देखें, 9वां पार्ट को कौन सी चीज कुर्क किया? भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का 1/3, लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है कि वेतन में बोनस भी सम्मिलित है। स्पष्टीकरण 7 गौर से देखें, स्पष्टीकरण 7 देखेंगे तो उसमें कहता है कि वेतन में बोनस भी है।
कुशल और अर्धकुशल श्रमिक का बोनस कुर्क नहीं किया जा सकता। वैसे जनरली मेंटेनेंस की अगर डिग्री है उसके एजुकेशन में वेतन का 1/3, लेकिन उसमें जो जरूरी बात है वहां से प्री में सवाल बनाते हैं वो। बाकी तो आसान है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन भरण पोषण की डिग्री से अगर भिन्न, यानी ऐसा मेंटेनेंस है जो मेंटेनेंस की डिग्री से नहीं है। किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 रुपए और बाकी का 2/3, उदाहरण के लिए यदि किसी का वेतन 5000 रुपए है तो धन कुर्क नहीं हो सकता, तो वह होगा प्रथम का 1000 रुपए और 2/3 अर्थात कुल 2267 रुपए की कुर्की से वो मुक्त होगा। दूसरे शब्दों में यह राशि जो कुर्क हो सकता है वो महज 1333 रुपए होगी 5000 में। इस गुणा भाग को करके देख लेना, वहां कन्फ्यूज जाने का समय नहीं रहेगा। बाकी क्या कुर्क होता क्या नहीं हो सकता ये आप जानते हैं। विदेशी समनों की तामील, विदेशी समनों की तामील कभी कभी सेक्शन 10 से भी सवाल है, ऐसा थोड़ा है 11 ही फोकस रहे, सेक्शन 10 भी देख लें। कभी कभी जैसे पूछा है 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल प्रक्रिया, आप इसी प्रश्न में उत्तर समाहित है, चाहे आप सेक्शन 10 पढ़ें चाहे ना पढ़ें, दिमाग में सेट हो जाएगा। सीपीसी के अंतर्गत विधायिका एवं न्यायपालिका ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें वादों के बाहुल्य को रोका जा सके और अनावश्यक रूप को प्रतिपक्ष को बार बार उत्पीड़ित होने से रोका जा सके। सेक्शन 10 पढ़ के जाना है, यहां से सवाल पूछ सकते हैं। सत्यचरण बना देवचरण का केस, मुजरा देख के जाएंगे, सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6, वैध मुजरा, साम्यिक मुजरा और काउंटर क्लेम प्रतिदावा। ठीक है, मुजरा का परिणाम ऑर्डर 8 रूल 6, ऑर्डर 8 रूल 6। इंटरसेपेटरी बेल उत्तर प्रदेश में लागू होने की तिथि योगी बाबा ने लागू कर रखी है, किस केस में लागू की है? बत्तीस मिनट पूरा होने जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता में जो निर्णय वाला चैप्टर है वो आप जरा देख लेंगे, निर्णय जजमेंट। लाइट भी चली गई। मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार से खास करके दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता को जितने शब्द, जितने जहां जहां इंडिकेट किया हूं, जहां जहां पूरे वीडियो में 33 मिनट के, उसको जरूर देख के जाएंगे, आपको 80% लाभ मिलेगा। 80%। पूरा 484 और ऑर्डर रूल सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां अगर सब पढ़ के गए हैं तो इतना दोहरा के जरूर जाएं। यहां से बहुत ही अत्यधिक संभावना है कि क्वेश्चन सीधा फंसेगा। ठीक है, रात के रेगुलर वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए विदा दीजिए। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए अगर हमसे आप लोकल माइनर पढ़ना चाहते हैं या जैसे ही 12 की तारीख पूरी हुई, आज ही से क्लियर कर रहा हूं, 12 की तारीख कंप्लीट होते ही 13 से हिंदी पर क्लास और लगभग 15 या 20 के बीच में कोई तिथि होगी जिसमें टेस्ट सीरीज दोनों कंटिन्यू है। फिर से सुन लीजिए, 12 को आप एग्जाम कंप्लीट कीजिए दोनों मीटिंग, 13 से हिंदी पर क्लास है और साथ ही आपको 15 से 20 के बीच में कोई तिथि होगी जिस पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। सबसे पहले मौलिक विधि,
मौलिक विधि से 10 प्रश्न पत्र रहेगा, देखते हैं कौन हल करता है। ठीक है, फिलहाल लाइट चली गई है, लेकिन हम अपने इमरजेंसी से काम चला ले रहे हैं आप लोगों से जुड़ने के लिए। और ऐसे लग रहा है जैसे मेरा ही एग्ज़ाम हो, इसलिए मैंने इतना उत्साह में आकर के आपसे इतना बातें की हैं। और ये भी चेक कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता था, क्या आज भी वो उतनी उपयोगी हैं, या मेरे चीज़ों को पकड़ने या समझने की क्षमता में कोई कमी आई है। इसी बहाने ये भी चेक हो जाएगा। ठीक है, और आपको मुफ्त का तो सेवा मिल ही रही है, 35 मिनट में आप इसको देख लेंगे। मिलते हैं रात में, लेट नाइट 12 से 1 के बीच में। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सत्यमेव जयते।